लोक प्रशासन द्वितीय वर्ष पेपर प्रथम प्रशासनिक संस्थाओं की कक्षा में आपका मैं डॉक्टर संजय सिन्हा स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे नीति आयोग के बारे में। हमने वीडियो के पहले भाग में बड़े विस्तार से उन कारणों का परीक्षण किया जिसमें यह हमने पता लगाया कि आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की रचना की गई। वीडियो के इस दूसरे भाग में हम नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना और उसके कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा हम देख रहे हैं, नीति आयोग की जो प्रशासनिक संरचना है, इसमें अध्यक्ष के रूप में स्वयं प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति होते हैं। इसका एक संचालन परिषद होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल इस संचालन परिषद में शामिल होते हैं। इसकी क्षेत्रीय परिषदें भी होती हैं और इस क्षेत्रीय परिषद में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा नीति आयोग में तदर्थ सदस्य और पदेन सदस्य भी होते हैं और जिनकी नियुक्ति जो है वह अनुसंधान संस्थानों में से बारी बारी से की जाती है। 2 पदेन सदस्य तदर्थ सदस्य के रूप में और अन्य जो पदेन सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या 4 होती है और वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। इसके अलावा नीति आयोग का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो भारत सरकार का सचिव भी होता है और एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं। हब से तात्पर्य क्या है कि 2 प्रमुख समझ लीजिए ऑर्गन्स हैं। एक तो टीम इंडिया हब कहलाती है। इसमें राज्यों और केंद्र के बीच जो इंटरफेस का यह काम करता है। और दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन यानी ज्ञान और नवोन्मेष हब कहलाता है। ये नीति आयोग के थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। अभी तक नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि के रणनीति का दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल है। नीति आयोग के क्या उद्देश्य हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा था कि योजना आयोग जो था वो एक केंद्रीकृत संस्था थी। योजना को देश के जो एक संतुलित विकास करने के लिए और देश में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए एक केंद्रीकृत योजना हुआ करती थी। ये कह लीजिए टॉप टू डाउन जो है अप्रोच हुआ करता था, यानी हम ऊपर से देख रहे हैं, केंद्र स्तर से देख रहे हैं कि देश के जितने राज्य उनकी क्या समस्याएं हैं, कैसे एक संतुलित विकास किया जा सके, कहाँ कहाँ संसाधन उपलब्ध है, उसका कैसे अधिकतम दोहन किया जा सकता है। इसको लेकर एक केंद्रीकृत जो दृष्टिकोण था वो योजना आयोग में हम पाते थे। लेकिन नीति आयोग का जो है उद्देश्य थोड़ा अलग है। यह मजबूत राज्य बनाना है, भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहता है। यह संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट सिस्टम प्रदान करना चाहता है, संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना चाहता है। यानी इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि हम एक व्यवस्था, एक संस्थाओं का निर्माण करें, एक सिस्टम हम क्रिएट करें जिसके द्वारा हम राज्यों को मदद करें कि वो अपना विकास कर सकें। और इसलिए केंद्र और राज्यों के मध्य सहभागिता की भावना को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि राज्यों को पहले योजना आयोग एक छोटे बच्चे की तरह देख रहा था। उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका निर्धारण स्वयं कर रहा था और उनको निर्देश देता था कि वह उन योजनाओं को लागू करे। लेकिन अब यहाँ पर एक एडल्ट टू एडल्ट रिलेशनशिप आ रहा है। यहाँ पर केंद्र राज्यों को एक सहभागी के रूप में मानता है और राज्यों से अपेक्षा करता है कि राज्य अपने स्तर पर जो है वह योजनाओं का निर्माण करें और उसके लिए सिस्टम डेवलप करें और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो है केंद्र सरकार उन सबको एक समेकित योजना का रूप प्रदान करे। तो ये एक एडल्ट किस्म की सिस्टम को डेवलप करने की बात है। और इसलिए आप देखिए कि
नीति आयोग जो है ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना, ये इसका उद्देश्य हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीतियाँ और नीतियाँ भी शामिल की गई और समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है। तो एक पर्सपेक्टिव है यहाँ पर कि हमको जो है इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी तैयार करनी है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, और हमको उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना है जिनको पूरा लाभ आर्थिक विकास का नहीं मिल पाया है, और साथ ही साथ निचले स्तरों पर, ग्रामीण स्तरों पर भी कैसे हम एक तंत्र का विकास करें, नीति आयोग का एक उद्देश्य है। इसके अलावा जो भी प्रमुख हितधारक हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक हैं, जैसे शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना, यानी कुल मिलाकर ये एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहता है जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विशेषज्ञ हैं वो और जो हितधारक हैं यानी जिनका इंटरेस्ट है वो सब इसमें शामिल होकर और आपस में विचार विमर्श करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारियों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना, यह भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना, ये इसका अगला उद्देश्य कह सकते हैं। इसी तरह राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने एवं सतत और न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनको पहुंचाना, यह भी इसका एक उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर नीति आयोग जो है एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसने न तो ये एक संवैधानिक निकाय है और न ही जो है यह एक सांविधिक निकाय है। यह जो है प्रधानमंत्री के निर्देश के आधार पर या यूँ कहिए मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। और देखिए योजना आयोग जो था वह भी एक प्रधानमंत्री के संकल्प के द्वारा बनाया गया था। वो एक गैर संवैधानिक निकाय था, लेकिन वो कार्य ऐसा करता था, ऐसा लगता था कि वो वित्त आयोग जो एक संवैधानिक निकाय उससे भी एक बड़ी संस्था के रूप में कार्य करता था। तो नीति आयोग और योजना आयोग में अगर हम प्रमुख अंतर देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यह एक सलाहकार थिंक टैंक है, जबकि योजना आयोग क्या करता था कि वह योजनाएं बनाता भी था और उसका कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर थी, और साथ ही साथ वह जो है वित्त का आवंटन भी करता था। तो ये उसकी जो भूमिका थी वो एक प्रमुख विभाग के रूप में स्थापित हो गई थी और उसकी कार्यप्रणाली एक नौकरशाही ढांचे पर आधारित थी। लेकिन नीति आयोग जो है इसको केवल एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया गया। देखिए दूसरी बात जो है अंतर के रूप में देख सकते हैं कि यह जो योजना आयोग था वो व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता था, और यहाँ पर इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो नीति आयोग है यह व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है, और जबकि योजना आयोग था वो सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। और नीति आयोग जो है वह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि राज्यों की समान भागीदारी को सुनिश्चित करता है, जबकि योजना आयोग जो था वो केंद्रीकृत वर्चस्व का प्रतीक था, यानी कि केंद्र सरकार ही योजनाओं का निर्धारण करती थी और वह राज्यों को सौंप देती थी। तो उसमें राज्यों की उतनी भागीदारी नहीं हो पाती थी। इसलिए योजना आयोग पर यह आरोप भी लगाया जाता था कि योजना आयोग जो है राज्यों के हितों की सही तरीके से उसको परिभाषित नहीं कर पाता, उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख पाता, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती थी जो राज्यों के ज़रूरतों के अनुसार नहीं होती थी। तो नीति आयोग ने राज्यों की समान भागीदारी को सुनिश्चित करने पर बल दिया है। आगे अगर हम देखें तो नीति जो आयोग है इसमें राज्यों की भागीदारी समान रूप से स्थापित की गई है, जबकि योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी बहुत कम होती थी। सामान्यतः क्या होता था कि जो
योजना आयोग था वो टॉप डाउन अप्रोच की नीति पर कार्य करता था, जबकि ये नीति आयोग जो है ये बॉटम अप अप्रोच, यानी कि योजनाएं निचले स्तरों पर बनती हैं और उनका जो है समन्वय या एकीकरण केंद्रीय स्तर पर किया जाता था। तो नीति आयोग को योजनाओं को लागू करने का अधिकार नहीं है ना। और जबकि योजना आयोग जो था वो नीतियां राज्यों के लिए बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था, और नीति आयोग को धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है, यह शक्ति वित्त मंत्री में निहित है। और इसलिए ये एक प्रकार से योजना आयोग के जो कह सकते हैं कि बहुत सारी जो भूमिकाएं थे उसको अलग अलग कर दिया गया। यानी योजना आयोग जो नीति निर्माण भी करता था और जो है योजनाओं का निर्माण करके और धन आवंटित करने का काम, दोनों ही काम करता था, मॉनिटरिंग भी करता था। तो ये सारी भूमिकाओं को अलग अलग कर दिया गया। यानी नीति आयोग अब जो है केवल नीति बनाने संबंधी कार्य करता है और धन आवंटित करने का कार्य अब वित्त मंत्रालय करता है। तो इस तरह से पूर्ववर्ती योजना आयोग की जो एक ही संस्था में अनेक प्रकार की जो भूमिका थी उसको हटा दिया गया और नीति आयोग को विशेष कर केवल नीति निर्माण संबंधी कार्य पर ही बल देने को कहा गया है, या कह लीजिए इससे अपेक्षा की जाती है कि वह केवल नीति बनाने पर ध्यान दें। तो अब अगर हम संक्षेप में देखें कि नीति आयोग का क्या इसका महत्व रहा है, तो आप बताएंगे कि यह योजना का विकेंद्रीकरण है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वह पंचवर्षीय योजना के भीतर ही हो रहा है। यह परंपरागत नौकरशाही के स्थान पर विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां तय करता है। नीति आयोग समय के साथ परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में उभर सकता है और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करने तथा उसमें सुधार के एजेंडे में योगदान दे सकता है। नीति आयोग में देश में कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेह शासन प्रणाली का प्रतिनिधि बनने की क्षमता है। योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इसे बजटीय प्रावधानों में स्वतंत्रता होनी चाहिए और ये योजना तथा गैर योजना के रूप में नहीं बल्कि राजस्व और पूंजीगत व्यय की स्वतंत्रता के रूप में होनी चाहिए। इस पूंजीगत व्यय की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचे का घाटा दूर हो सकता है। तो अब आप देखिए नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको 1 जनवरी 2015 को एक थिंक टैंक के रूप में ये अस्तित्व में आया और इसका उद्देश्य क्या है, न्यू इंडिया के निर्माण का विजन और इसके लिए रणनीतिक मसौदा तैयार करना और इसकी कार्य योजनाएं तैयार करना है। केंद्र सरकार की नीति निर्धारण संस्था के रूप में नीति आयोग देश भर से सुझाव आमंत्रित करके जन भागीदारी एवं राज्य सरकारों की भागीदारी से नीतियां बनाने का काम करता है। अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को भंग करके और नीति आयोग का निर्धारण की मतलब स्थापना की थी और पंचवर्षीय योजना का युग भी इसके साथ समाप्त हो गया। नीति आयोग की स्थापना के बाद योजना आयोग के अंतर्गत व्यय और गैर योजनांतर्गत व्यय का अंतर समाप्त हो गया। अब केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को धनराशि का हस्तांतरण केवल केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है। तो जो वर्षों तक केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया जाता था कि राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार पक्षपात करती है, तो वह जो है आरोप लगाने का जो कारण था उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो भी धनराशि राज्यों को प्राप्त होगी वह जो संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग उसके सिफारिशों के आधार पर ही होगा। और इसलिए नीति आयोग जो है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित एक निकाय है और ये न तो संवैधानिक है न ही यह वैधानिक निकाय है। इसको ये कह सकते हैं कि यह संवैधानिक निकाय संविधानेतर निकाय होने के साथ साथ ही एक गैर वैधानिक है ना निकाय भी है। न तो इसको संसद ने बनाया और न ही संविधान में, इसलिए यह क्या है, एक गैर वैधानिक निकाय है। तो इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कार्यपालिका के निर्देश के अनुसार या उसके संकल्प के द्वारा गठित एक निकाय है और इसका उद्देश्य जो है केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय नीति बनाने में कि किस प्रकार से हम अपने जो उपलब्ध संसाधन है उससे हम अपने देश को किस प्रकार से
एक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने ज्ञान का, अपने तकनीक का, अपने संसाधनों का कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं, इस संदर्भ में नीति आयोग जो है वह एक योजना बनाता है। नीति आयोग के क्या मार्गदर्शक सिद्धांत हैं? तो देखिए, यह जो है अंत्योदय पर आधारित है, यह समावेशिता को महत्व देता है और ये ग्राम में जो विकास प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देता है और जन सहभागिता इत्यादि को विशेषकर महत्व देता है। तो कुल मिलाकर ये एक पूरे भारतवर्ष में जितने भी कह सकते हैं विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, ये देश या वे लोग जिनकी अपनी एक सोच है कि देश का विकास कैसे होना चाहिए, संसाधनों का विकास कैसे होना चाहिए, और सबका योगदान लेकर सबके विचारों को समाहित करके और एक राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने का यह कार्य करता है। तो इसलिए यह एक प्रमुख रूप से थिंक टैंक और